हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम लास्ट टॉपिक में भारत में शैक्षिक संगठन कैसे काम करते हैं इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें शैक्षिक संगठन का इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इनकी विशेषता क्या है, सरकारी और शैक्षिक संगठनों में क्या अंतर है, साथ ही इनके प्रकार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय, इनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम शैक्षिक संगठन को उनके कार्य के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। इसमें है कुछ ऐसे समाज कल्याण से संबंधित शैक्षिक संगठन होते हैं जो समाज के रोगी, पिछड़े वर्ग, महिला, बच्चे, इनके कल्याण में लगे रहते हैं। इनमें सेवा भारती, हरिजन सेवा संघ, सेवा परिवार, निर्मल हृदय, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सभी शैक्षिक संगठन हैं। ये संगठन सबसे पुराने शैक्षिक संगठन है। उसके बाद आते हैं विकास से संबंधित शैक्षिक संगठन, ऐसे संगठन जिनका संबंध विकास योजनाओं से होता है। आज प्रशासनिक राज्य में विकास प्रशासन का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी संख्या इतनी बढ़ रही है कि यह संगठन विकास कार्यों से जुड़े रहते हैं। इन संगठनों में उन्मूलन सेवा आस्था, अन्नपूर्णा महिला मंडल जैसे संगठन शामिल हैं। कुछ शैक्षिक संगठन नियामकीय कार्यों से संबंधित होते हैं। इसमें वो संगठन आते हैं जो पुलिस, उपभोक्ता संरक्षण, विधिक सहायता या प्रशासन के साथ मिलकर जन कल्याण का काम करते हैं। हालांकि इन्हें सरकारी तंत्र के समान शक्तियां नहीं होती, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र उससे संबंधित होता है। जैसे मुस्कान शैक्षिक संगठन। कुछ शैक्षिक संगठन जन जागरूकता से भी संबंधित होते हैं और वो सामाजिक परिवर्तन का काम करते हैं। इन संगठनों का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार और समाज की कुरीतियों के संबंध में जागरूकता पैदा करना। इसमें कटस, परिवर्तन, MKSS, अवेयर, सहयोग जैसी शैक्षिक संगठन काम कर रहे हैं। कुछ शैक्षिक संगठन रोजगार मुखी और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित होते हैं ताकि लोगों को स्वावलंबी बना सकें और प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दे सकें। इन संगठनों में सेवा मंदिर, आस्था, सहयोग, महिला मंडल शामिल हैं। कुछ शैक्षिक संगठन पुनर्वास के कार्य में लगे हैं। ऐसे संगठन बाढ़, भूकंप, महामारी, अकाल और मानव जाति के जैसे आतंकवाद, दंगे, हिंसा, ऐसी आपत्तियों को रोकने के लिए उसके बाद व्यक्ति के पुनर्वास से संबंध रखते हैं। इन संगठन में रेड क्रॉस सोसाइटी, भगवान महावीर सहायता समिति, चेतना, प्रयास, दिशा, श्री नारायण सेवा संस्थान इन संगठनों के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। उनके काम होते हैं कला और संस्कृति की संरक्षण करना, पशुधन का विकास करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, धार्मिक कार्यों से संबंधित सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना आदि। कुछ ऐसे भी शैक्षिक संगठन हैं जो आर्थिक नीति वाले क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि इनका नामकरण है, ये संगठन शिक्षा क्षेत्र के शैक्षिक संगठन या स्वास्थ्य क्षेत्र से शैक्षिक संगठन होते हैं। इसके अलावा शैक्षिक संगठनों को बहुत कई आधारों पर बांटा जा सकता है। डेविड सी कॉटन ने शैक्षिक संगठनों को 3 भागों में बांटा है। जनरेशन प्रथम पीढ़ी या जनरेशन फर्स्ट, राहत और कल्याण से संबंधित। द्वितीय पीढ़ी सामुदायिक विकास से संबंधित। थर्ड जनरेशन सतत विकास या व्यवस्था से संबंधित। इस तरह शैक्षिक संगठन छोटे, बड़े, परंपरागत, आधुनिक, एकल कार्यमुखी और बहु कार्यमुखी होते हैं। शैक्षिक संगठनों को कई भागों में बांटा जा सकता है। अब इसके बाद हम आज बात करते हैं भारत में इस शैक्षिक संगठनों की कार्यप्रणाली और इसका संगठन क्या होता है। शैक्षिक संगठन की संरचना पूरी तरह सरकारी संगठनों से अलग होती है।
यह संस्थाएं सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या कंपनी अधिनियम या फिर सरकारी संस्था कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। राज्य स्तर कानून जैसे राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के में यह पंजीकृत होती हैं। इसका एक ढांचा होता है। इसके ढांचे में सबसे पहले सामान्य निकाय या आम सभा होती है, जिसमें उस संगठन के सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इस सामान्य निकाय में धनी, दानी, सज्जन, अनुभवी, समाजसेवी शामिल होते हैं। इस आम सभा का निर्माण व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर करता है। जो सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठन के सारे नीति और कार्यक्रम में सामान्य निकाय या आम सभा की सहमति जरूरी होती है। सामान्य निकाय में ही इस संगठन का एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कुछ सदस्यों की सहायता से एक कार्यकारी समिति का निर्माण किया जाता है। इस कार्यकारी समिति उस संगठन के लिए धन इकट्ठा करना, कार्यक्रम का संचालन करना, जनता का संपर्क करना, मूल्यांकन, कार्मिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यकारी समिति तथा सामान्य निकाय के बीच एक अध्यक्ष होता है जो उस संगठन का नियंत्रण करता होता है। संगठन के प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए सचिव होता है। संगठनों के में अध्यक्ष पद अवैतनिक रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि सचिव का पद वैतनिक होता है। शैक्षिक संगठन के उद्देश्यों के आधार पर विभागों का निर्माण और कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाती है। नए संगठन कार्यकर्ताओं की स्थायी नियुक्ति नहीं करते, लेकिन जो संगठन पुराने हैं वो स्थायी नियुक्ति भी कर लेते हैं। हमेशा शैक्षिक संगठनों के पास वित्तीय समस्या बनी रहती है। इसके पास विशिष्ट कार्य करने के लिए कर्मचारी नहीं होते, क्योंकि शैक्षिक संगठनों के कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी की तरह वेतन नहीं मिलता। संगठन का अध्यक्ष नियुक्ति करते समय कर्मचारी को एक बंधी हुई राशि वेतन के रूप में देता है। सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली इन संस्थाओं को सरकारी नियमों के तहत लेखा और हिसाब किताब रखना पड़ता है तथा सरकारी आदेशों को मानने पड़ते हैं। इन संगठनों का कार्यों का दानदाता द्वारा भी निरीक्षण किया जा सकता है। इन संगठनों का नामकरण स्थानीय भाषा, संस्कृति या फिर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इन संगठनों के नाम में अंत में केंद्र, सोसाइटी, फाउंडेशन, संस्था, होम, समाज, ट्रस्ट, परिषद, एसोसिएशन, समिति जैसे शब्द आते हैं। शैक्षिक संगठन अपना लेखा परीक्षण करवाता है तथा प्रशासनिक कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करवाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षिक संगठन में एक सामान्य निकाय या आम सभा होती है, उसके नीचे अध्यक्ष या सभापति होता है, उसके बाद कार्यकारी समिति होती है, फिर इसमें एक सचिव होता है। सचिव के बाद इसमें प्रशासनिक शाखा होती है, लेखा शाखा होती है, कार्यक्रम शाखा होती है और प्रकाशन या जनसंपर्क शाखा होती है। फिर इन सबसे नीचे एक समन्वयक होता है जो सारे कार्यों का समन्वय करता है और लास्ट में इसमें कार्यकर्ता होते हैं। शैक्षिक संगठनों को जो भी धन प्राप्त होता है या जो भी अनुदान मिलता है वो अनुदान निजी स्रोतों से प्राप्त सहायता राशि होती है, आम जनता से प्राप्त चंदा होता है, विदेशी संस्थाओं से अनुदान मिलता है, सहयोगी संस्थाओं से दान मिलता है, उधार। साथ ही सरकार द्वारा प्राप्त जो अनुदान होते हैं वो होते हैं विकास, पूंजी, संरचना, संविदीय, स्वेच्छा और आपात राहत अनुदान। इस प्रकार इन अनुदानों के माध्यम से यह संस्था कार्य करती है। विदेशी संस्थाओं के अंशदान प्राप्त करते समय इन संस्थाओं को होम मिनिस्ट्री से विदेशी अंशदान अधिनियम 1976 के तहत स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है।